तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों बाल विकास की सीरीज चली, इसमें मैराथन क्लास चल रही है। कोशिश तो पूरी ये थी कि 2 वीडियो में खत्म कर दिया जाए, लेकिन 2 वीडियो में खत्म नहीं हो पा रही, तो तीसरी वीडियो शूट हो रही है। 2 वीडियो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया, पहली 2 वीडियो जाकर देख सकते हो। तीसरी वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान से। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर वो आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम इसका संप्रत्यय किसने दिया, तो आपको बताना है दोस्तों कोलियर। दूसरा दोस्तों वो क्वेश्चन पुटअप ये कर रहा है कि इसके जनक कौन है, तो आपको बताने स्टीफन एम कोरे। अगर वो आपसे ये पूछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है क्लास या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। अब वो यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप ये करेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का विकास, तो विकास में हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम बकिंघम ने सन 1926 में, इनकी एक पुस्तक थी रिसर्च फॉर टीचर में एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब वो आपसे ये पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी हमको यहां पर यही लगाना है, क्लास या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। अब इधर देखेंगे तो एक चीज और आती है, अनुसंधान। इसको इंग्लिश में दोस्तों रिसर्च बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, रे प्लस सर्च। रे का अर्थ होता है दोस्तों बार बार, और सर्च का दोस्तों होता है खोजना। अब वो ये पूछेगा इसका अर्थ है किसी तथ्य को बार बार खोजना। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो 2 तरीके से कर रहा है, इसके चरण से। अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं, तो पहला वाला पूछेगा, तो पहला वाला हमें लगाना दोस्तों समस्या का चयन, या पहचान। या तो समस्या का चयन करना है, समस्या की पहचान करना है। दूसरा वाला जो दे रहा है वो कहेगा शोध की रूपरेखा, तीसरा वाला वो दे रहा है
परिकल्पना का प्रतिपादन, नेक्स्ट वाला दे रहा है आंकड़ों का संकलन, उसके बाद दे रहा है आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद दे रहा है निष्कर्ष, और लास्ट में दे रहा है सामान्यीकरण। अब वो क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है दोस्तों के अनुसंधान के प्रकार कितने हैं, तो हमें 3 प्रकार बताने हैं। पहला वाला बताना है मौलिक अनुसंधान, दूसरा वाला दोस्तों बताना है प्रयोगात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक शोध, तीसरा वाला दोस्तों हमें बताना क्रियात्मक अनुसंधान। अब क्रियात्मक अनुसंधान को मैंने यहां डिफाइन कर दिया, लेकिन एक नोट डाल के हम यहां पर पढ़ेंगे जो मैं आपको यहां पर पूरा पढ़ा दे रहा हूं। देखो, मौलिक अनुसंधान किसी नवीन समस्या का समाधान करके नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसके बाद एक और पढ़ेंगे दोस्तों, पहला वाला मैंने ये लिख दिया है, दूसरा वाला देखेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध, नए सिद्धांत को अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। जिसको व्यवहारिक शोध भी कहते हैं। समझना कंपलसरी, जितना मैंने लिखा है 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहां से 100%। एक क्वेश्चन तो 100% ये वाले लेके आएगा और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसंधान की। अनुसंधान किसे कहते हैं, तो रिसर्च कहते हैं, और रिसर्च को 2 भागों से बांटा, खोजना, ये हो जाता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बना रहा है कि निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता शोध करते समय किन चरणों का प्रयोग करेगा। तो हमें यह बताना है, अगर वो पहला वाला पूछेगा या लास्ट वाला पूछेगा। लास्ट वाला पूछेगा तो 99% बच्चे किसको लगाता है, निष्कर्ष को। लेकिन हमें किसको लगाना है, सामान्यीकरण को लगाना है। वो ये पूछेगा, एक अध्यापक अपनी क्लास में खोज करता है, शोध कर रहा है, तो वो सबसे पहले किस चरण या किस सोपान को अपनाएगा, तो समस्या का चयन करना या पहचान करना, और एक और भी दे सकता है क्षेत्र की पहचान करना। यानी अगर एक अध्यापक किसी भी क्षेत्र में कोई भी शोध करना चाहता है तो पहले या तो उसे समस्या का चयन करना पड़ेगा कि भाई समस्या कौन सी है, या समस्या की पहचान करना पड़ेगा, या जिस क्षेत्र में शोध करना चाह रहा है पहले उस क्षेत्र की पहचान तो करेगा, फिर उसके बाद शोध, फिर परिकल्पना, फिर आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, सामान्य इसका। अगर वो आपसे ये पूछे कि अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान।
अगर आपसे ये पूछिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, तो हमें बताना मौलिक अनुसंधान। जो मैंने यहाँ पे लगाया कि मौलिक अनुसंधान किसी नवीन समस्या का समाधान करके नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जब नई खोज की जाती है और नए रिसर्च किए जाते हैं कि आज ये वाला नया सिद्धांत अपनाया गया, ये एक नई खोज की गई, वो किस अनुसंधान के द्वारा की गई, इसको मान लेते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जब मौलिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त किए गए सिद्धांतों को अपने व्यवहार में डाल लेता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले मानते हैं हमारे पास आई थी खड़िया आई थी, खड़िया उसके प्राप्त करने के बाद, खड़िया के बाद फिर जस्ट उसके बाद बोर आया था, फिर जस्ट उसके बाद चौक बन गए थे, फिर उसके बाद रंगीन चौक बने थे। अब ये जो खड़िया आया, फिर उसके बाद रंगीन चौक आया, फिर उसके बाद मार्कर आया। ये जो खड़िया के बाद रंगीन चौक के बाद जो मार्कर आए, इनकी खोज मौलिक अनुसंधान ने की है। लेकिन जब प्रयोगात्मक आया तो मैं इन मार्करों से लिख रहा हूं, यानी इन्होंने तो ये खोज कर देने सिद्धांत ले, अब इनसे मैं ये कार्य कर रहा हूं, इनको प्रयोग में लेकर इन सबको लिख रहा हूं। कौन सा अनुसंधान है? प्रयोगात्मक अनुसंधान। अगर आपसे पूछे किसी नई समस्या नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? उसको प्रयोग में लाना है। अब एक बात तो ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी जब हम किसी भी कार्य को अपने व्यवहार में लाते हैं तो कौन सा अनुसंधान कहलाता है? व्यवहारिक अनुसंधान। लेकिन फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान आता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, तो कोलियर और एक और लिख लेना, विलियम जेम्स। अब ये पूछेगा क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे। लेकिन एक और भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि शिक्षा में प्रयोग किसने किया? क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग, तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे। अब आपको इतना ध्यान रखना, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात होगी तो यह चीज याद रखनी है, तात्कालिक समस्या 99% वो इन दो शब्दों को देगा, 90% या 99% जितने भी क्लास और विद्यालय, ऐसी कोई समस्या जिसका एट ए टाइम समाधान किया जाए किसी क्लास में या किसी विद्यालय में, कौन सा अनुसंधान कहलाता है? क्रियात्मक। अगर ये पूछे कि इसका विकास, तो एक बकिंगम थे, बकिंगम ने अपनी पुस्तक थी रिसर्च फॉर टीचर में एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्लास या जो उसका मुख्य उद्देश्य है तात्कालिक समस्याओं का समाधान बताया। अगर आपसे ये पूछे रिसर्च किसे कहते हैं, ये वाला होता है कितने प्रकार का, ये वाला होता है पहला चरण कौन सा? समस्या का चयन या समस्या की पहचान या क्षेत्र की पहचान। बाकी ये वाले हैं क्रियात्मक संधान को शब्दों को लेकर कोलियर, विलियम जेम्स, जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे। मेन उद्देश्य क्या, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, तो क्लास और विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। सबसे पहले बकिंगम है, उनकी पुस्तक 1926 है, रिसर्च फॉर टीचर है, मुख्य उद्देश्य एक्शन रिसर्च किया था, तात्कालिक समस्याओं का समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे। मौलिक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जो किसी नवीन सिद्धांत नवीन समस्या का समाधान करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जो मौलिक अनुसंधान द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत को अपने व्यवहार में लाता है, और क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। नोट कर लिया? समझ में आया? क्लियर? देखो, अब उसके बाद जस्ट आता हमारा समाज हेडिंग। देखो समाज किसे कहते हैं समझेंगे थोड़ा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जिसमें मैं की भावना पाई जाती है। अब दो चीज याद और रखनी है।
अगर वो पूछता कि समाज के प्रकार किसे कहते हैं या समाज के प्रकार कितने हैं, तो हमें बताने दो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा बंद समाज, और दूसरा है हमारा मुक्त समाज। देखो अब इसको देखें तो बंद समाज वो होता है वह समाज है जो प्राचीन परंपराओं व रूढ़बद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है। अब वो ये पूछेगा जैसे, तो इसका जैसे हमेशा जाति में लगाना है। अब ये मुक्त समाज कौन सा होता है, देखो इसको देखेंगे। यह समाज परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन करता है। जैसे इसको बोल सकते हैं प्रगतिशील समाज। अब दो चीज और याद रखनी, वो यहां पर पूछेगा आपसे, नोट डाल के मैं इधर लिख रहा हूं। अगर आपसे ये पूछे कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बताने अगस्त कॉम्टे। अगर आपसे ये पूछे शैक्षिक समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताने हैं जॉर्ज पेनी। अब यहां पर एक और चीज पूछेगा, समाज के कुछ परिभाषा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। अगर उसने पूछा है, ये किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, दूसरा कहता है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, अगर वो तीसरा कहता है विद्यालय समाज की कार्यशाला है, और एक और कहेगा विद्यालय समाज का नाड़ी तंत्र है। अब इन तीनों की जो परिभाषा है दोस्तों, ये चारों परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। अब जॉन डीवी बड़ा महान कार्य किया इन्होंने। जॉन डीवी ने एक तो विद्यालय की स्थापना की है, दूसरा प्रगतिशील शिक्षा दी है, एक पुस्तक दी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक दिया शिक्षा व जनतंत्र, जो इसी को हिंदी में बोलते हैं।
समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें मैं की भावना पाई जाती है। ये तो आप समझ लें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना होता है कि समाज कितने प्रकार है? दो प्रकार, बंद समाज और मुक्त समाज। वह समाज जो प्राचीन परंपरा रूढ़िबद्ध धाराओं से ग्रसित होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, एक बार जो आ गया वो कौन सा कहलाता है? वो ये पूछेगा जाति कैसा समूह है, तो हमें बताना है बंद समूह। मुक्त समाज वो समाज होता है परिस्थिति के अनुसार चेंज करते रहे। भैया आज हमने बीएड कर ली, हमें बीएड से नहीं फायदा मिला, एमएड कर ली, पीएचडी कर ली। परिस्थिति के अनुसार अपने स्तर या अपने समाज में परिवर्तन करना, जिसको हम प्रगतिशील समाज कहते हैं, कौन सा होता है? मुक्त समाज। लेकिन सबसे ज्यादा वो ये भी पूछेगा कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको अगस्त कॉम्टे बताने हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पेन बताने हैं। एक परिभाषा जो कई बार पूछी गई, विद्यालय समाज का रूप है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला, विद्यालय समाज की कार्यशाला, विद्यालय समाज का नाड़ी तंत्र है। ये किसने कहा है? जॉन डीवी। और जॉन डीवी के 4 महान कार्य है। एक तो लैब विद्यालय की स्थापना की है, दूसरा प्रगतिशील शिक्षा दी है, डेमोक्रेसी इंडिया को जैसा और शिक्षा और जनता, ये इनकी पुस्तक ना। अब दूसरा आता है नेक्स्ट, इधर देखेंगे हम, तो उसके बाद आता है समाजीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। समाजीकरण किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श मूल्य आदि को अपने व्यवहार में ढालता है या उस समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है। अब बात यहां पर आती है इसके प्रकार की या साधन की, समाजीकरण के साधन। इसके साधन 2 माने गए हैं। पहला साधन माना गया मुख्य, जिसको हम प्राथमिक भी बोल सकते हैं। इसमें 2 आते हैं, एक आता है परिवार और दूसरा आता है पड़ोसी। उसके बाद दूसरा माना गया गौड़, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय। इसमें कौन कौन से माने गए हैं? एक है समाज, विद्यालय, मीडिया और मित्र मंडली। अब उसके बाद यह भी पूछेगा समाजीकरण के आधार कौन कौन से हैं। समाजीकरण के आधार में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला आता है हमारा माता पिता, उसके बाद आता है हमारा भाई बहन, उसके बाद आता है समाज, उसके बाद आएगा समुदाय, उसके बाद आएगा मीडिया, मीडिया में आएगा समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, उसके बाद आएगा विद्यालय,
और उसके बाद हम लिख देंगे मित्र मंडली। अब एक चीज और पढ़ाते हैं आप लोगों को, परिवार किसे कहते हैं, इधर ही लिख देते हैं। अगर वो ये पूछता है कि परिवार किसे कहते हैं, तो जिसमें देखो परिवार वह होता है जिसमें रक्त संबंधता पाई जाती है। और परिवार दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है एकल और दूसरा होता है संयुक्त। आपको ये चीज याद रखनी, रक्त और संबंधता। समझे जो मैंने लिखा है 100% 2 से 3 क्वेश्चन लिखे। समाज पूछे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें मैं की भावना पे 2 प्रकार का होता है, बंद और मुक्त। ऐसा समाज जो प्राचीन परंपरा रूढ़िबद्ध धाराओं से ग्रसित होता है, बंद समाज कहलाता है। ऐसा समाज जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन करता है, मुक्त समाज। अगर आपसे ये पूछे समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्टे बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक, जॉर्ज पेन बताने हैं। इनमें से कोई एक परिभाषा है तो जॉन डीवी बताने हैं। जॉन डीवी के 4 मान कर रहे हैं, लैब विद्यालय की स्थापना, प्रगति शिक्षा के जनक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक या शिक्षा और जनतंत्र। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिकरण। सामाजिकरण किसे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में डालता है। अब समझेंगे इसको थोड़ा। मान लेते हैं आप हैं मैनपुरी के और आपकी जॉब लग गई अलीगढ़ में। जब आप मैनपुरी का समाज छोड़कर अलीगढ़ में आएंगे तो समाज अलीगढ़ के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करेंगे और उस अलीगढ़ के समाज के अनुरूप जो भी उसने डिसाइड कर रखा है उसे अपने व्यवहार में डालेंगे। व्यवहार में अपनाना वो हमारा क्या कहलाएगा, सामाजिकरण कहलाएगा। अब उसने कहा कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून परंपरा आदि को अपने व्यवहार में डालता है या उस समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है, सामाजिकरण कहलाता है। अगर क्वेश्चन वही पूछता है कि जब एक अध्यापक अपनी पूरी क्लास को अपने नियम और कायदे कानून के अनुसार संचालित करवा लेता और डाल लेता है तो वो क्या कर रहा है, सामाजिकरण कर। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वो आपसे ये पूछेगा सामाजिकरण को कितने साधनों कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला मुख्य या प्राथमिक, द्वितीय गौड़ या द्वितीय। अब एक बात ध्यान रखना है, अगर वो प्राथमिक में परिवार देगा और पड़ोसी देगा, इन दोनों को छोड़कर टोटल किसमें आते, द्वितीय में। मुख्य में सिर्फ 2 आएंगे, परिवार और पड़ोसी। उसके बाद टोटल जितने भी होंगे, समाज हुआ, समुदाय हुआ, मैं समुदाय इधर लिख दे रहे हैं फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि समुदाय तो लिखा ही नहीं था, विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, मित्र मंडली हुआ। अब वो ये यानी इन दोनों को छोड़कर सारे किसमें आएंगे, गौड़ में आएंगे। अगर पूछे मुख्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब वो ये पूछेगा परिवार किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल फंडा ये याद रखना चाहिए कि जिसमें रक्त संबंधिता पाई जाती है। रक्त संबंधता जिसमें पाई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, एकल और संयुक्त। एकल वो होता है जिसमें मम्मी पापा और उनकी संतान रहती है। संयुक्त तो होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ सब रहते हैं। अब सामाजिकरण कौन कौन कर सकता है, तो माता पिता भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, समाज भी कर सकते हैं, समुदाय भी कर सकते हैं, मीडिया, समाचार पर जो कुछ भी। यानी इस दुनिया में जन्म लेने के बाद प्रत्येक वो वस्तु जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है वो सामाजिकरण का आधार मानी जाती है। नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लियर समझ में, साफ कर दे। हो गया। अब आता है नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो सीटेट में बहुत पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति आपको इंग्लिश में होता है सेंट्रल टेंडेंसी। देखो इसके द्वारा एक छात्र की
किसी समूह या क्लास में वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाती है। अब इसको छोड़ते हैं, अब आते हैं इसके प्रकार है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप के प्रकार कितने? सबसे मेन क्वेश्चन तो यहां पर आ रहा है। तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, जिसको दोस्तों बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन और इसको बोलते हैं मोड। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो मध्यमान होता है सबसे विश्वसनीय माप होती है। ये जो होता है ये क्रम देने के लिए, क्रम देने वाली माप। इसका क्या होता है? ये होती है अस्थिर माप। और सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली माप। अब समझेंगे कैसे। सबसे पहले हम डालते हैं मध्यमान हेडिंग। इसके सूत्र होंगे, 2 तरीके से इनके सूत्रों को पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों से, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले m बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एक और पूछा जा रहा है इसका m बराबर, इसका अवर्गीकृत आंकड़े को ही m बराबर सिग्मा x अपॉन n। फिर एक और पूछेगा m बराबर सिग्मा fx अपॉन n। ये जो तीनों फॉर्मूले वो पूछ रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों से पूछ रहा है। एक तो ये वाला पूछ रहेगा, एक ये वाला, ये वाला। अब उसके बाद दूसरा जब भी उसका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है वो हो रहा है वर्गीकृत आंकड़ों से। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कौन सा होता है? m बराबर am प्लस सिग्मा fd अपॉन n इंटू आई, जिसको हम CI बोलते हैं। अब इसमें टैग में एक बार यह पूछा गया कि CI क्या होता है, तो वो होता है वर्ग अंतरा, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर मध्यमान। दूसरा पढ़ेंगे मध्यांक। देखो इस माप के द्वारा किसी आवृत्ति वितरण का मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। अब वो इसके सूत्र की बात करेगा।
सूत्र में पहला पढ़ेंगे हम अवर्गीकृत आंकड़ों से। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कौन सा होता है? पहला मीडियन बराबर n+1/2वां पद। अगर वो ये कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है मीडियन बराबर L+n/2 माइनस f इंटू फ्रीक्वेंसी f इंटू CI। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो बहुलांक का। इसमें लिखेंगे थोड़ा बहुलांक वह माप होती है जो किसी आवृत्ति वितरण में जो अंक सबसे अधिक बार आया हो। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, सूत्र देखेंगे तो मीडियन होता है, इसको बोलते हैं हम मोड MO बराबर 3 MDN माइनस 2M। अब इसके साथ में एक और जो चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों विचलन, जो इनसे हटकर है विचलन। विचलन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है और इसको समझना। पहला हमारा होता है प्रसार, जिसको बोलते हैं हम रेंज। दूसरा होता है चतुर्थांश विचलन, जिसको बोलते हैं हम QD। तीसरा होता है दोस्तों प्रामाणिक विचलन, जिसको हम मानक विचलन कहते हैं। इसको बोलते हैं SD। और लास्ट में होता है मध्यमान विचलन, जिसको बोलते हैं हम MD। अब यहां पर मैं आप जैसे इधर समझते हैं हम रेंज बराबर जो प्रसार जो होता है हमारा, प्रसार जो हो रहा है उसका अंक जो फॉर्मूला होता है उच्चतम अंक माइनस अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें प्रसार की, तो प्रसार बराबर आपको पढ़ना उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। यहां पे दिखाई दे रहा है? यहां पे अब यहां पर क्वेश्चन पुटअप कैसे करेगा बस आपको यह समझना है। भिन्न बताओ, ये जो मैंने पूरा लिख दिया है वो तो आप समझना, लेकिन सीटेड क्वेश्चन कैसे दे रहा है वो यहां पर समझना है। देखो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। पहला ऑप्शन मध्यमान, दूसरा बहुलांक, नेक्स्ट प्रसार। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इसका ये बन रहा है
विषम हटाओ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। प्रसार, बहुलांक, मध्यमान विचलन और मानक विचलन। ये जो लिखा है 100% या तो ऐसे बनेगा या 100% ऐसे बनेगा। अब समझें, पहले वो क्वेश्चन ये पुटअप करेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किससे कहते हैं। तो अब मैंने ये लिख दिया कि किसी क्लास में छात्र में किसी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको हटा देते हैं। अगर वो कभी कभी पूछ लेगा कि मान लेते हैं एक अध्यापक शिक्षण कार्य करता है और उसे अपनी क्लास में किसी छात्र की वास्तविक स्थिति या उसकी रियल वाली स्थिति जाननी है कि वो कितने बच्चों से अव्वल पढ़ने में, कितने बच्चों से लो पढ़ने में, तो किसका प्रयोग करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके बाद छोड़ देते हैं। अब उसके बाद प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताने 3 प्रकार हैं, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक। अगर वो ये पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी माप सबसे विश्वसनीय माप है, तो हमें कौन सी बतानी है, मध्यमान बतानी है। और सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली माप कौन सी है, ये वाली प्रयोग की जानी। क्लियर। अब उसके बाद जब ये याद रखेंगे तो फिर हमें ये वाला याद रखना है, विचलन की माप कितनी है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी, 3, और विचलन की माप कितनी, 4, क्योंकि आपके सिलेबस में विचलन से सिर्फ रेंज ली गई है। अब इसको क्वेश्चन मैंने पहले इधर समझा देता हूं कि भिन्न बताइए। अगर वो ये पूछता कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसको ना मोबाइल को इधर रख दो, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो एक तो मध्यमान लिखा है मैंने, दूसरी बहुलांक लिखा है और तीसरी कौन सी बताइए, मध्यांक। लेकिन ये जो प्रसार लिखाया है वो किसका लिखा है मैंने, विचलन का। वो ये क्वेश्चन ये पुटअप कर। अगर वो उसने पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, एक क्वेश्चन ये बनना, दूसरा वो इसको भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचलन की माप है। क्वेश्चन 2 तरीके से बना, नहीं समझना। 4 ऑप्शन लिए, 3 मध्यमान, इसके केंद्रीय प्रवृत्ति, 1 विचलन का लिया। अगर वो कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी माप नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर है, प्रसार है। और कौन सा विचलन की माप है, तब भी प्रसार राइट आंसर है। तरीका दोनों ठीक हो। एक पेपर ऐसे क्वेश्चन बनना। अब वो इधर लेता है, एक और क्वेश्चन इधर आ जाता है कि विषम को हटाओ। अगर वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचलन की माप है, तभी उसने विचलन की माप ली है। अगर वो यहां पर दे पूछेगा कि कौन सी विचलन की माप नहीं है, तो ये बहुलांक है, ये किसकी माप है, केंद्र। और बाकी प्रसार, मध्यमान विचलन, मानक विचलन किसकी माप है। अगर वो ये पूछता कौन सी विचलन की माप नहीं है, तभी बहुलांक है। यानी कहने का मतलब ये कि जब 3 यहां से लेंगे तो 1 कहां से आएगा, और जब 3 यहां से लेंगे तो कहां से आएगा। अब एक और बात समझा, जब 3 ऑप्शन यहां से चलेंगे तो चौथा ऑप्शन हमेशा प्रसार, परिसर, बीटीसी में इसको परिसर भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेंज बोलते हैं। अगर 3 ऑप्शन यहां से बन रहे तो चौथा ऑप्शन कहां से बनेगा, लेकिन बनेगा 100%, या तो ऐसे बनेगा या। अब वो ये पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सी माप विश्वसनीय माप है, ये है। अब टेट और सुपर टेट में देख लेते हैं। अब वो ये पूछेगा मध्यमान क्या होता है, तो अभी मैंने आपको डिटेल में बस फॉर्मूले लिख दिए। तो जब भी किसी भी चीज के हम फॉर्मूले बांटते हैं, 2 प्रकार के बांटते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े से 3 होंगे, कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या, जिसको सिग्मा x/n मानते हैं, सिग्मा f(x)/n। देखो, अगर उसने ये पूछा है कि वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा मध्यमान ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, एक फॉर्मूला ये होगा, तीनों ये होंगे। वर्गीकृत का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जब ऐसे CI और फ्रीक्वेंसी बटी होती है, ऐसे फ्रीक्वेंसी और सिग्मा FD ऐसे बनाते हैं, वो कौन से आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं जैसे 90 से 100 दे दिया और 100 से 105 दे दिया। ये जो आंकड़े होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, और ऐसे आंकड़े जिसमें हम ये कहते हैं 4, 5, 6, 2, 9, 2, 3, इसका मतलब तो ये डिसाइड होने फैले हुए हैं। यानी अगर आपसे ये पूछे वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का, किसी का क्लास का मध्यमान ज्ञात करना हो, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, अवर्गीकृत आंकड़े कुल पदों का या कुल, ये वाला। जब अवर्गीकृत का पूछेगा तो फिर यहां से 1 लेगा और बाकी 1 यहां से ले लेगा और 1 यहां से ले लेगा। लेकिन ये पूरा क्लियर हो गया। अवर्गीकृत तो पूछिए कुल पदों का बटे कुल पदों की संख्या, या सिग्मा f(x)/n या सिग्मा f(x)/n। वर्गीकृत का पूछे तो m = am + सिग्मा fd/n × i, जो मैंने CA लिख दिया। सिग्मा FD क्या होता है, जिसको हम जोड़ के यहाँ पर लगते हैं। AM क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला जो CI इंटरवल जो होता है उनके बीच की संख्या ले लेते हैं। मध्यांक क्या होता है, देखो मध्यांक में क्या होता है कि किसी आवृत्ति में हमें क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये एक संख्या है,
अब इस वाले में हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से काट देंगे, जो बीच में हुआ वो। लेकिन जब भी हम याद करेंगे इसको तो 2 चीज याद रखनी है, यानी आवृत्ति वितरण को या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जो ढाल लेंगे वो होगा। अब वर्गीकृत आंकड़ों को लिखिए उसे n+1/2 दोवां पद, सम और विषम के लिए इसलिए भी, और वर्गीकृत आंकड़ों से mdn l+n/2 - f। बहुलांक देखो, वो ये पूछेगा बहुलांक किसे कहते हैं, कि वो अंक जो किसी आवृत्ति वितरण सबसे अधिक बार आया हो। मान लेते हैं एक फॉर्मूला, जैसे ये है 2, 9, 2, 4, 2, 6, 2। तो जो अंक सबसे अधिक बार आया है किसी आवृत्ति वितरण में वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलांक। और इसका फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन -2 है। अब ये पूछेगा विचलन की माप कितनी होती, तो हमें 4 बतानी है, प्रसार या परसर, चतुर्थांश यानी QD, प्रमाणिक यानी SD, मध्यमान और FD। लेकिन इन दोनों को याद करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला कैसे देखना है, ऐसे देखना है। क्लियर है, क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, साफ कर दें। अगर विषम का मतलब ये होता है कि निम्न से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है या कौन सी विचलन की माप नहीं है। क्लियर है, अब उसके बाद आता है एक संप्रेषण। देखो, संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिस्ट कम्युनिकेट। अगर वो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना सामान्य, अगर वो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना भागीदारी या मित्रता। अगर वो इन दोनों का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना विचारों का आदान प्रदान। अब एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का दूसरा नाम क्या होता है, तो हमें बताना भाषा। और भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। लेकिन सबसे मेन बात जो आती है इसके मुख्य उद्देश्य से, देखो पहला मुख्य उद्देश्य हम लिखेंगे दोस्तों, आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति, और दूसरा लिखेंगे विचारों का आदान प्रदान। एक और पूछ सकता है वो, विचार अभिव्यक्त करने के लिए। अब वो यहां पर पूछेगा इसकी प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया की बात करें हम, थोड़ा समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आएगा संदेशकर्ता, दूसरा आएगा इनकोडिंग, दूसरा आएगा
माध्यम नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा डिकोडिंग, और नेक्स्ट आएगा हमारा श्रोता, और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा पृष्ठपोषण। अब समझना क्या है इसमें, मेन पार्ट तो ये है, प्रक्रिया का पहला तत्व कौन है? हमारा संदेशकर्ता। दूसरा पूछेगा प्रक्रिया का अंतिम तत्व, तो बताना है पृष्ठपोषण। अगर ये पूछे आपसे कि संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर किस पर है, तो आपको बताना है श्रोता पर। किस पर बताना है? श्रोता पर। अब इधर आते हैं इसके प्रकार से। देखें, पहला आएगा मेटा संप्रेषण, काइनेसिक्स संप्रेषण, प्रोसेमिक्स संप्रेषण, ओल्फस्ट्रिक संप्रेषण, ऑब्जेक्टिव संप्रेषण, गुस्ट्रिक संप्रेषण, चैरेनोमिक्स संप्रेषण, मेटा संप्रेषण, काइनेसिक्स, प्रोसेमिक्स, ओल्फस्ट्रिक, ऑब्जेक्टिव, गुस्ट्रिक, चैरेनोमिक्स, और कौन सा रह रहा है? मेटा संप्रेषण में क्या होता है? संदेश का अर्थ बदल जाता है। काइनेसिक्स में क्या होता है? शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेमिक्स में क्या होता है? स्थल का प्रयोग किया जाता है। ओल्फस्ट्रिक में क्या कहा जाता है? गंध और महक का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। गुस्ट्रिक में क्या होता है? स्वाद का प्रयोग किया जाता है।
चैरोनोमिक्स में क्या होता है, समय का प्रयोग किया जाता है। याद आ रहा किसी को? एक छूट रहा है, मेरे दिमाग से सल पूरा है, याद आ रहा किसी को? देखो समझा, संप्रेषण का दूसरा नाम वो ये पूछिए तो आपको बताना है भाषा। और भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। अगर आपसे ये पूछे, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, कम्युनिस्ट और कम्युनिकर। कम्युनिस्ट का शाब्दिक अर्थ कोई सामान्य, कम्युनिकर पूछे भागीदारी, मित्रता। अगर वो ऑल ओवर इसको नहीं पूछ रहा और आपसे ये पूछ रहा है कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको विचारों का आदान प्रदान बताना है। और ये पूछे संप्रेषण को किस और नाम से जानते हैं? भाषा के नाम से। और भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या? विचारों का आदान प्रदान। और इन दोनों के मुख्य कार्य सिर्फ ये वाले हैं कि आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करना, विचारों का आदान प्रदान करना, और विचार अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण की प्रक्रिया में तत्व कितने होते हैं, संप्रेषण में प्रक्रिया कितनी होती है, तो आपको बताना 6। संदेशकर्ता, इनकोडिंग, माध्यम और डिकोडिंग और श्रोता। अब 3 बात यहां पर ये होती है कि संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला तत्व कौन सा है, तो पहला तो दोस्तों ये वाला लिखा है मैंने, संदेशकर्ता। अगर आपसे ये पूछे संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम तत्व कौन सा है, तो दोस्तों मैंने ये लिखा है पृष्ठपोषण। अब उसके बाद ये तीसरा ये पूछेगा संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो मैंने बताया श्रोता पर, यानी आप लोगों पर निर्भर करती है। अब ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहां से मैं आपको डिसाइड कर रहा हूं, उसके बाद मैं मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब के द्वारा। अब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वीडियो, तो वो इनकोडिंग, फिर माध्यम होगा जो अपलोड करेंगे, फिर माध्यम जो यूट्यूब आपको डिकोड करके आपके पास पहुंचाएगा, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आया या नहीं आया। तो फिर वो फीडबैक किसको दिया जाएगा? संदेशकर्ता को दिया जाएगा। यानी ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूं वो तब तक सफल नहीं माना जाएगा तब तक आप उसको सही और गलत साबित नहीं कर दे सकते हैं। यानी आपसे ये पूछे कि संदेशकर्ता यानी संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? श्रोता पर। सबसे पहला तत्व कौन सा? संदेश का। सबसे अंत में कौन सा? ये वाला। अब इधर आते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो मेटा संप्रेषण, काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, ओल्फैक्टिक, ऑब्जेक्टिव, गुस्टिक, चैरोनोमिक्स। है क्या नहीं? एक और होता पैरालिंग्विस्टिक। इसमें क्या होता है कि इसमें शब्द और स्वर किस तरीके से कहे गए, शब्द व स्वर किस प्रकार प्रकट किए गए हैं या बोले गए हैं। अब उसके बाद यहां पर ये पूछेगा मेटा संप्रेषण में क्या होता है? संदेश का अर्थ बदल, यानी मेरी बात आप तक पहुंचते उसका अर्थ चेंज हो जाए, वो कौन सा कहलाता है? हमारा मेटा संप्रेषण कहलाता है। काइनेसिक संप्रेषण कौन सा कहलाता है? जिसमें शारीरिक गतिविधि, जैसे मेरे हाथ इधर से उधर चले, यानी जब एक व्यक्ति बात करते समय अपने शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? काइनेसिक संप्रेषण। प्रोक्सेमिक संप्रेषण में क्या कहलाता है? स्थल का प्रयोग, यानी किस जगह पर आप बैठे और उस जगह पर आपका बैठने का तरीका और आपका बात करने का तरीका, उसको प्रोक्सेमिक्स कहलाते हैं। मान लेते हैं आप प्रधानमंत्री के साइड वाली कुर्सी बैठे हैं तो आप में तेवर आ जाएंगे, सीएम के कुर्सी के साइड वाले में बैठे तेवर है, और आप बैठे हो चपरासी कुर्सी वाले में तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। यानी जहां जिस जगह पर बैठे हैं आप, उसके हिसाब से आपका बात करने का तरीका, विचारों का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोक्सेमिक संप्रेषण कहलाता है। ओल्फैक्टिक संप्रेषण क्या है? गंध और महक। कभी कभी कहते हैं यार दूर रह, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है बदबू सी आ रही है, वो कौन सा कहलाता है? गंध और महक। ऑब्जेक्टिव संप्रेषण क्या कहलाता है? वस्तुओं का प्रयोग कहलाता है, यानी जब हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करें, वो कौन सा कहलाता है? ऑब्जेक्टिव्स। गुस्टिक संप्रेषण में क्या होता है? स्वाद का प्रयोग। कहते हैं चटपटी बात है, मीठी बात है, कड़वी बात है, दो यार तेरी बात बहुत चटपटी लगती है, वो कौन सा है? गुस्टिक। चैरोनोमिक संप्रेषण क्या होता है कि समय का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं चाइना के लोग भारत के लोगों की अपेक्षा समय के अधिक पाबंद होते हैं। हमारे यहाँ पे तो 20 साल तक इन्हें पता चलती है कि करना का है। जब बालक 20 से 22 साल का हो जाएगा ना, तब वो सोचेगा, डिसाइड करेगा कि मैं क्या बनूंगा, फिर सोचेगा बीए कर लूँ कि बीएड कर लूँ, बीएड और बीए करने के 4 साल और घुमा देगा। यानी कहते हैं ना कि उसकी सारी फूट जाती है। सुना फूटना? फूटना सुना है? वो कौन सी एज में आते हैं? 25 साल में। लेकिन चाइना में अगर देखा जाएगा तो शुरुआत से ही बच्चों को एकदम क्रिएटिविटी से सांप खा लेते हैं चाइना के। हमारे लोग सांप से बहुत डरते हैं। सांप खाया है? अच्छा, मार भी देते हैं, खा के देखना। अगर वो आपसे ये कहे कि समय का पाबंद है, समय के लोग काके, तो चरम। पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण शब्द और स्वर, यानी कहते हैं ना कि यार तेरा बात करने का तरीका क्या है,
मतलब आप किस बात को किस तरीके से प्रकट कर रहे हो, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण। अब उसके बाद एक और प्रकार आते हैं, इसके दो प्रकार का और माना जाता है। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण, ये कौन कौन सा होता है? देखो, एक होता है आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत और शारीरिक वेशभूषा। ऐसा संप्रेषण जिसको प्रकट करने के लिए, पहुंचाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करें, वो शाब्दिक कहलाता है। और जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए वो अशाब्दिक। मौखिक या लिखित, व्हाट्सएप चलाते होंगे आप लोग, व्हाट्सएप से हम लिखित करते हैं, और अभी जो हम बोल रहे हैं वो मौखिक कर रहे हैं, लेकिन लिखते हैं इस पर तो लिखित करते हैं। अशाब्दिक में क्या होता है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग न करें, जैसे आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, शारीरिक वेशभूषा, यानी ऐसा संप्रेषण जिसमें हम शब्दों का प्रयोग न करें, शब्दों का प्रयोग नहीं, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ध्वनि संकेत सुनते हैं, ध्वनि संकेत जैसे ऐसे बोले चाय पियोगे, ओ कौन सा है? ध्वनि संकेत। आंखों की भाषा, अच्छा आंखों की भाषा सुनिए, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है, आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, सुनी है? की है कभी आप लोगों ने की है? तो आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? हमारा शारीरिक या आंखों की भाषा। यानी आपको इतना ध्यान रखना कि जिसमें हम शब्दों का प्रयोग ना करें वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? अशाब्दिक। जिसमें शब्दों का प्रयोग करें वो कौन सा कहलाता है? अब ये दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। नोट कर लिया आप लोग? अब समझना, अगर बस आपको इतना ध्यान रखना कि संप्रेषण जो है वो क्या है हमारी, और दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों का आदान। लेकिन यहां से भी याद कर लेना, पूछ सकता सीटेट में कि मेटा संप्रेषण कहते ना कि संदेशकर्ता की बात सोता था, पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ बदल जाए। जैसे मैं कभी कभी ये बोलूँगा कल आप लोग जल्दी आ जाना, अन्यथा क्लास निकल जाएगी, तो आप लोग दूसरों से कहकर सर ने ये बात बोल दी है कि 9 बजे के बाद क्लास में घुसन न देंगे, पहले ही आ जाओ। मैंने तो ये बोला जल्दी आ जाना, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर, और ये तोड़ मरोड़ कर सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गर्ल्स में कि बॉयज में? हाँ मूलचंद जी, गर्ल्स में पाई जाती है, बिल्कुल। यानी जब हम अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोले, जिसको लचीलापन कहते हैं, वो कौन सा कहलाता है? मेरे हाथ चलने वो कौन सा है? काइनेसिक्स। नोट कर लिया? साफ कर दे।